नमस्कार साथियों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और कोड डिकोड में आपका स्वागत है। साथियों, कोड डिकोड में आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप के ऊपर। साथियों, पिछले कुछ समय से जैसा कि आप देख रहे हैं कि लक्षद्वीप में एक बड़ी हाय तौबा मचाई जा रही है। वहाँ पे कांग्रेस, वामपंथी, एनसीपी और भी कई प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप में लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ पर अपना एक सैफरन एजेंडा इंप्लीमेंट कर रही है। इस विषय पे बात करने से पहले साथियों, मैं आपको लक्षद्वीप का थोड़ा विवरण देना चाहता हूँ कि आखिरकार ये लक्षद्वीप है क्या। साथियों, यदि पहली शताब्दी की हम बात करें तो एक ग्रीक सेलर ने इसे सोर्स ऑफ टोरोटाइज शेल कहा था। उसके बाद यदि हम 7वीं शताब्दी में देखें तो वहाँ जकदम मुस्लिम मिशनरीज ने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। जब मुस्लिम मिशनरीज ने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया तो उसके बाद जो अरब के सेलर्स थे, जो अरब के व्यापारी थे, उनके साथ इन मुस्लिम मिशनरीज ने इन्होंने कॉन्टैक्ट किया। वो वहाँ पे व्यापार करने आए और इस प्रकार ये सारी जो चीज़ें थी दैट इवेंचुअली लेड टू द कन्वर्शन ऑफ दिस आइसलैंड इनटू इस्लाम। इस प्रकार इस जो द्वीप समूह था इसका पूरी तरह से धर्मांतरण इस्लाम में हुआ। और उसके बाद का यदि हम इतिहास टटोले तो लक्षद्वीप का इतिहास जो है वाकई बड़ा रोचक इतिहास है। 1100 शताब्दी में यदि आप देखें, कोस्टल आइसलैंड के ऊपर वहाँ पे एक हिंदू किंगडम थी। एक ऐसी किंगडम थी जिसने इस लक्षद्वीप समूह का विस्तार किया। इसका विस्तार करते करते वो काफ़ी द्वीप समूहों को इन्होंने खोजा। और उसके बाद यदि आप देखें, इतिहास के पन्नों को टटोलें तो 1799 में एक वेलिंगटन बैटल हुई थी। उस बैटल के बाद जो इस द्वीप समूह का एक काफ़ी हिस्सा था जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। और उसके बाद 1854 में इस द्वीप समूह का बचा कुचा हिस्सा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया और इस तरह वहां पे ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। और उसके बाद यदि हम आज़ादी के कालखंड का इतिहास देखें, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1956 इस लक्षद्वीप को इसे यूटी में कन्वर्ट किया गया और 1973 में इसे नाम दिया गया लक्षद्वीप। और यदि हम इसके बाद देखें तो लक्षद्वीप में तकरीबन यहाँ पे 36 आइसलैंड है और इसमें 10 आइलैंड में यहाँ पे लोग रहते हैं। 11वां जो आइसलैंड है, बर्मिंघम आइसलैंड उसे कहा जाता है, वहाँ पे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। और इस लक्षद्वीप की जो आबादी है लगभग 50 से 60 से 70 हज़ार के बीच इसकी आबादी है और ये भारत की सबसे छोटी यूटी है। और यदि हम आज के भारत की बात करें, आप देखें कि पिछले वर्ष गत 2020 में यहाँ पे दिनेश्वर शर्मा जो एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थे, जो जम्मू कश्मीर में इंटरलोकेटर भी रहे हैं, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे। चूंकि इस पद पे रहते हुए उनका देहांत हुआ और उनके देहांत के बाद गुजरात के प्रफुल्ल खौड़ा पटेल को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। प्रफुल्ल खौड़ा पटेल मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं। ये गुजरात के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। जैसा कि आपको याद होगा, जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे तो उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने उन्हें एक फेक इनकाउंटर में फंसाने का प्रयास किया गया था और उसके बाद अमित शाह जी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था और उन्हीं अमित शाह जी को इन्हीं प्रफुल्ल पटेल ने रिप्लेस किया था। वो इस समय यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लक्षद्वीप का वो जो सारा कार्यकाल है वही देख रहे हैं। साथ ही जो सबसे बड़ा हायतोबा मचाया जा रहा है वो इस ऑर्डिनेंस के ऊपर मचाया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसे लक्षद्वीप में पंचायत में उसकी भागीदारी नहीं रहेगी और उसे उसकी जिस भी चाहे वो इलेक्टेड पंचेस है, सरपंचेस हैं, उन्हें उनके पद से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये इन लोगों का कहना है। लेकिन जब मैंने इस ऑर्डिनेंस को पढ़ा तो जो सच्चाई थी वो वाकई चौंकाने वाली थी। इस ऑर्डिनेंस के पेज नंबर 9 में ये साफ लिखा है कि जैसे ही ये अध्यादेश आएगा उस समय यदि किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसके 2 बच्चे उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इवन कि जब ये ऑर्डिनेंस आता है, अगर कोई प्रेग्नेंट है, वो किसी बच्चे को जन्म देती है, उसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। हाँ, इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो अगर यदि आप करते हैं तो आप पंचायत में या इन सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए आपका अधिकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस और ये वामपंथी दलों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आखिर लक्षद्वीप में ही ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है, ऐसा अध्यादेश क्यों लाया जा रहा है। तो यदि आप इतिहास में जाएं, यदि आप देखें तो बगल के जितने भी राज्य हैं, चाहे राजस्थान है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, वहाँ पे आप पाएंगे कि ये 2 बच्चों वाला कानून वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप पंचायत की जो वेबसाइट है उसे भी देख सकते हैं। और ये कानून आज के नहीं है, लगभग 1990 के दशक में है। और उसके बाद एक और झूठ वहाँ पर फैलाया जा रहा है कि जैसे ही ये ऑर्डिनेंस आएगा तो पंचायत से एनिमल हस्बेंड्री
हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर्स, इन सभी डिपार्टमेंट्स को छीन लिया जाएगा। जबकि इस ऑर्डिनेंस में साफ साफ ये लिखा है कि किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, वो पंचायत के पास ही रहेंगे। तो ये एक बड़ा तथ्य है, एक बड़ा झूठ है। झूठ ये फैलाया जा रहा है कि जब जज है जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, लेकिन जो आगे का पैराग्राफ है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। इसी बात की चर्चा हमने आपसे की है और विद फैक्ट्स एंड फिगर आपको ऑर्डिनेंस में साफ दिखाया है कि पेज नंबर 9 में उसी ऑर्डिनेंस में ये साफ साफ लिखा है कि किसी भी आदमी को जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, जैसे ही ये अध्यादेश आएगा उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। वो पंचायत में जो उसके पास जो पद है, वो पोस्ट है, वो रहेगी। हाँ, और इस अध्यादेश आने के बाद यदि कोई प्रेग्नेंट है, वो किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उसे भी हटाया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ये झूठ है, ये ऐसे तथ्य हैं जो ऐसे तथ्य हैं जो बिल्कुल सच्चाई से, हम जो झूठ से परे हैं, जो सच्चे पे आधारित हैं। और इसी बात पे हम कह रहे हैं कि एक फेक किस्म का प्रोपोगंडा वहां पे भारतीय जनता पार्टी और एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ फैलाया जा रहा है। जो दूसरा एक्ट है जिसे एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट कहा जा रहा है, इसके बारे में भी काफी हाय तौबा मचाई जा रही है और अक्सर यह कहा जा रहा है कि एक प्रकार का लक्षद्वीप में बीफ बैन है। लेकिन यदि आप इस रेगुलेशन एक्ट को पढ़ेंगे, एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट को पढ़ेंगे, इसमें ये, इस अध्यादेश में यह साफ लिखा गया है कि इस प्रकार का कोई भी अध्यादेश, बीफ बैन का अध्यादेश वहां पर नहीं लाया गया है। हाँ, एक जो लोकल अथॉरिटीज है उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी भी जानवर का यदि आपने वध करना है, उसे स्लॉटर करना है, कि लोकल अथॉरिटीज उसे चेक करेगी और यदि वो जानवर फिट पाया जाता है तो आपको परमिशन दी जाएगी। हाँ, लेकिन इस एक्ट में यह साफ लिखा है कि कौ, काफ और बुल, इनको आप स्लॉटर नहीं कर सकते, इनका वध आप नहीं कर सकते। चूंकि जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन 48 के अंतर्गत ये सभी स्टेट्स को, ये सभी यूटीज को एम्पावर कर सकता है कि गाय रक्षा के लिए या इन सभी जानवरों की रक्षा के लिए आप अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। हालांकि एक बार तो संविधान में चर्चा होते होते यह भी कहा गया था कि इस एक्ट को इन्फोर्स किया जाए, कि इसे सख्ती से लागू किया जाए, लेकिन बाद में यह विषय जो था राज्यों के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से यह कहना कि लक्षद्वीप में जो बीफ बैन लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल एक प्रकार से कोरा झूठ है जिसे फैलाया जा रहा है। और एक और झूठ जो इसी अध्यादेश के अंतर्गत फैलाया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप में देखिए जगह जगह ठेके खोलने का प्रावधान किया गया है। जबकि इस बारे में जो लक्षद्वीप के डीएम है, उन्होंने ये साफ कहा है कि इस प्रकार का कोई भी यहाँ पे जगह जगह ठेके नहीं खोले जा रहे हैं। चूंकि लक्षद्वीप में ज्यादातर रिजॉर्ट है, अभी तक वहां पे सिर्फ एक ही रिजॉर्ट को शराब परोसने की परमिशन थी। अब लगभग 3 और ऐसे रिजॉर्ट हैं जिन्हें यह अधिकृत किया गया है कि वो भी जो लीकर है वहां पे सर्व कर सकते हैं। इस प्रकार ये कहना कि जगह जगह वहां पे ठेके खोले जा रहे हैं, ये बात भी एक कोरी झूठ है। और इस तथ्य को भी पूरी तरह से ऐसे फैलाया जा रहा है कि देखिए ये एक सैफरन पार्टी का एजेंडा है। चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन वाली ये यूटी है और मुस्लिम वहां के अधिकतर लोग शराब नहीं पीते हैं और जगह जगह वहां पे शराब खोली जा रही है, जबकि जो तथ्य है वो इन सबके विपरीत है। और उसके बाद जो अगला अध्यादेश है जिसे पासा कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जिसमें भी जितने भी इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं, बूट लैगर्स हैं, या ऐसे जो गैंगस्टर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें आप बिना किसी कारण 1 साल के लिए डिटेंशन में रख सकते हैं। देखिए साथी, और ये कहा जा रहा है चूंकि लक्षद्वीप में ऐसा जो है क्राइम रेट सबसे कम है, तो इस प्रकार का एक्ट वहां पे लाने की आखिर जरूरत क्या है। सबसे पहले मैं आपको पासा के बारे में बता दूं कि ये जिस एक्ट के बारे में बात कही जा रही है कि देखिए लक्षद्वीप में ये एक्ट क्यों लाया जा रहा है, तो साथियों आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि जो बगल के राज्य हैं, चाहे आप पांडिचेरी में बात करें, वहां 2008 में, गुजरात में 1985 में, महाराष्ट्र में 1988 में, और इसी प्रकार राजस्थान में 2006 में इस तरह के एक्ट लाए गए हैं। और दूसरा ये कहना एक्ट लाएंगे, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। कोई भी राज्य, कोई भी यूनियन टेरिटरी अपने हिसाब से यदि वो देखती है कि वहाँ पे चीज़ें जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, तो अपने हिसाब से वो इस प्रकार का एक्ट ला सकती हैं। और यदि इस बात को कहना कि लक्षद्वीप में जो क्राइम रेट सबसे कम है, ये अपने आप यदि आप तथ्य देखें तो वो तथ्यों पर खरा नहीं उतरता। आज की डेट में भी जैसे सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, जो बच्चों का जो शोषण है, बच्चों का जो ट्रैफिक किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में। हाँ, ये एक बात अलग है कि वो पेपर्स में कम आए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो लक्षद्वीप में है। और उसके बाद यदि आप देखें तो पिछले दिनों ही वहाँ पे ISIS की गतिविधियां देखी गई, जिसके बाद विजिलेंस ने वहाँ पे अपनी जो सर्विलेंस थी वो बढ़ानी पड़ी। और हाल ही में पिछले साल अभी यदि आप देखें तो वहाँ पे लगभग 300 किलो हीरोइन और कुछ AK-47 वहाँ पे पाई गई। तो इस प्रकार ये कहना कि लक्षद्वीप में क्राइम रेट कम है, इसे सिरे से
खारिज किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में वहाँ ISIS की गतिविधियाँ जगदम बढ़ी थी। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। और उसके बाद इस प्रकार का यदि कोई एक्ट लाती है सरकार, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर लाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये राज्य की या उस यूटी की बेहतरी के लिए है। और इस प्रकार की हाय तौबा मचाना कि लक्षद्वीप में ही क्यों, जैसा कि हमने आपको तथ्यों के हिसाब से बताया कि इस प्रकार के तमाम एक्ट, चाहे वो राजस्थान था, चाहे वो हरियाणा था, चाहे वो महाराष्ट्र था, और वो कब 80-81 के दशक में लेके आए थे। तो ये सब बातें भी तथ्य से बिल्कुल परे हैं। साथियों, एक और एक्ट जिसे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलाइजेशन एक्ट 2021 कहा जाता है, इसके बारे में भी काफ़ी हाय तौबा मचाई जा रही है। और इसके बारे में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि देखिए, इस एक्ट आने के बाद सरकार के पास एक ताकत होगी, वो किसी को भी उसकी ज़मीन से बेदखल कर सकेगी, अपने हिसाब से भूमि को अधिग्रहण कर पाएगी और अपनी मनमानी करेगी। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि आप इस ड्राफ्ट को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ये 2013 में से पास किया गया था। और इस एक्ट का नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन and right to fair compensation in land acquisition, rehabilitation and settlement एक्ट 2013। इस एक्ट में ये साफ लिखा गया है कि जैसे कि किसी की भी लैंड को एक्वायर किया जाएगा, उसे उसकी पूरी कंपनसेशन दी जाएगी, उसे किसी दूसरे स्थान पर रिहेबिलिटेट किया जाएगा, किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं की जाएगी। इस लैंड को लेने से पहले उसके कायदा तौर पर उससे कागजात उसे साइन कराए जाएंगे और इसे पूरा दर्शाया जाएगा कि यहाँ से उसे, अगर यहाँ से उसे इस स्थान से लेकर उसे कहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और इस बारे में सरकार का ये साफ कहना है कि ये सारा इसलिए किया जा रहा है, यदि आप देखें मालदीव की जो दूरी है वो लक्षद्वीप से लगभग 700 किलोमीटर की है। और जितना भी टूरिज्म है वो सारा का सारा, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, जितना भी टूरिज्म है वो सारा मालदीव में शिफ्ट होता है। और हालांकि लक्षद्वीप में सारी ये संभावना है कि उस टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट किया जाए। और जैसा कि आप देखते हैं कि मालदीव लगभग 70% जो उसकी इकोनॉमी है वो टूरिज्म से चलती है। इन्हीं सब बातों को लेकर वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल, वो इन बातों को लेके आए कि यहाँ किस प्रकार के यहाँ की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसे बूस्ट किया जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और एक प्रकार से लक्षद्वीप का एक नया कायाकल्प किया जाए। तो ये सारे तथ्य थे जिस प्रकार से पिछले दिनों से ये हाय तौबा कांग्रेस के सांसद की तरफ से मचाई जा रही थी, वामपंथी दलों द्वारा मचाई जा रही थी। और एक एक ऑर्डिनेंस को हमने आपके सामने रखा कि उनका क्या कहना है और सच्चाई क्या है। वही ये था पूरा लेखा जोखा जो हमने लक्षद्वीप को लेकर आपके सामने रखा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर कृपया करके हमें जरूर इस वीडियो पे कमेंट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आपके सहयोग और आपके प्यार की हमें दरकरार है। आप अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।